नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है कि देश को लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उससे अब तक हासिल क्या हुआ है हर एक भारतवासी को, हमारे देश को। और दूसरा, अब क्योंकि 8 जून से नया दौर शुरू होने वाला है, जिसके तहत मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे, धार्मिक स्थलों में भी आवाजाही शुरू हो जाएगी, वो कितना चुनौतीपूर्ण है एक देश के नागरिक के तौर पर हमारे लिए और राज्य सरकारों के लिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। संदीप, पहला सवाल यही, लॉकडाउन को बहुत लंबा वक्त हुआ, उसके बाद अनलॉक की एक प्रक्रिया शुरू हुई और ये दौर अब शुरू हो चुका है। 8 जून से थोड़ा और ज्यादा स्तर पर यह खुलेगा। तो अभी तक मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि लॉकडाउन के बाद जो हमारी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने कहा रफ्तार पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी भी है क्या, या हम असमंजस में आ गए? देखिए, 31 मई को हमने कार्यक्रम किया था रवि, और उसमें जो ये अनलॉक 1 की जो प्रक्रिया है, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और उसमें एक बात क्या हमने कही थी, वो ये कि पहली बार सरकार एक दिशा दिखा रही है, एक चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था कैसे खोली जाएगी। देखिए, जब हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, हमें कुछ नहीं पता था, बस ताला लगा दिया। हाँ, आपको ये नहीं मालूम था कितने दिन तक ये ताला लगेगा, उसके बाद क्या होगा, क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा। यहां पर एक तरीका बताया सरकार ने, तो ऐसे लगा कि हम एक व्यवस्थित तरीके से अब अपने आप को खोलने की राह पर चल पड़े हैं, जिसमें देह दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का जो दायरा है वो भी हम बरकरार रखेंगे। हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे, जान का भी और जहान भी, यानी कि आर्थिक पहिया चलने लगेगा। लेकिन 5 दिन हो गए, अब हम वीकेंड कल से शुरू होने वाला है, कल शनिवार है। तो 5 दिन का हासिल क्या है? 5 दिन का हासिल, हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, तो पहले यहीं के उदाहरण से शुरू करता हूं। आपके जहन में, मैं आपसे ही पलटकर सवाल करता हूं, आज जवाब नहीं देता रवि, 5 दिन की सबसे एंड्योरिंग पिक्चर या आपके जहन में सबसे बड़ी तस्वीर क्या है? बॉर्डरों पर अफरा तफरी? गलत तो नहीं कह रहा? नोएडा वाला दिल्ली जा सकता है क्या? दिल्ली वाला नोएडा आ सकता है क्या? दिल्ली कहता है हम सील कर देंगे, नोएडा गाजियाबाद ने कहा हम छोड़ देंगे, गुरुग्राम कभी कह रहा है हमने खोल दिए, कभी कह रहा है हमने सील कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफेयर करना पड़ता है कि भाई एक पास बना दो पूरे एनसीआर के लिए। तो ये देश के दिल की मैं बात कर रहा हूं, तो अव्यवस्था अभी भी, एक तो ईगो, नाक की लड़ाई हर चीज में, हर बात में ईगो, हर बात में राजनीति, हर बात में राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है। यूपी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली वालों ने कोरोना या नोएडा में फैलाया, और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि नोएडा से कोरोना संक्रमण जो है दिल्ली में फैल रहा है। नहीं, पहले उसके अंदर एक और खेल हुआ। दिल्ली अब क्यों सील कर रहा है? क्योंकि पहले दिल्ली खोलने को तैयार था, लेकिन गुड़गांव और नोएडा और गाजियाबाद नहीं खोलते थे। और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अपनी ईगो में ही हम फंसे हुए हैं। और सिर्फ यहां की बात नहीं है, अब इसको थोड़ा सा अखिल भारतीय स्तर पर भी चलें। जो आवाजाही की बात थी कि राज्यों में कुछ कोऑपरेशन होगी, आपको वो कोऑपरेशन दिखा है क्या? अभी भी पॉलिटिकल फिंगर पॉइंटिंग ज्यादा हो रही है। अभी तो मतलब आप इलाज की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि भाई जो प्राइवेट अस्पताल हैं इनको मुफ्त में जमीन मिलती है, ये इतना पैसा क्यों ले रही है? और राज्य सरकारें, मैं दिल्ली का ही उदाहरण दूंगा क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, तो केंद्र सरकार आईसीएमआर कुछ यहां पर दिशा निर्देश जारी करती है, अब उनका उल्लंघन होता है, उल्लंघन होगा भी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, 1-1.5 मिनट लूंगा। आईसीएमआर ने कहा है कि जो डेजिग्नेटेड लैब्स हैं, कुछ पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि उन्हें कहा गया था कि जिसमें कोरोना के लक्षण हैं आप उन्हीं का टेस्टिंग करोगे, लेकिन लैब्स ने औरों की भी टेस्टिंग की। अब वो क्यों की गई, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये कि फर्ज कीजिए आपके पास, आप डॉक्टर हैं रवि, और आपके पास कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया कि दिल का दौरा पड़ा है, आप इलाज करें। तो अगर आप कोरोना संक्रमित हैं,
एसिम्टोमेटिक ही सही, आप लक्षण नहीं दिखा रहे, हाँ। पर आप में कोरोना के अगर लक्षण हैं, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, तो आपका रिस्क 20% हो जाता है। अमूमन एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करने में आपका रिस्क होता है 1% से भी कम, मामूली सा रिस्क होता है। पर अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, आपका टेस्ट नहीं हुआ, तो 20% तक आपकी जान पर खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कराएगा ना आपका टेस्ट, चाहे आप एसिम्टोमेटिक हो, तो वो टेस्ट कराएगा। ये तो 6 बड़ी लैब्स को आपने बंद कर दिया। तो आईसीएमआर कुछ कह रहा है, राज्य सरकारें कुछ कह रही हैं, मांग कहीं कुछ और है, आम आदमी परेशान हो रहा है। तो इन 5 दिनों का सबसे बड़ा हासिल अगर आप देखेंगे तो वो असमंजस है। हमें असमंजस दूर करना चाहिए। सबकी लड़ाई है, ये कोई धर्म, जात पात, राज्य या राजनीतिक पार्टी देखकर आता है क्या कोरोना? हमें यह बात अब भी समझ नहीं आ रही है। सबसे पीड़ादायक, सबसे दुख देने वाली बात यह है। ये साफ तौर से आपने कहा कि एक असमंजस जो है वो बना हुआ है, ना सिर्फ राज्य सरकारों में, लेकिन जो लोगों के दिमाग में है, एक डर, भय, असमंजस, कोई भी आप इसे व्याख्या कर सकते हैं। 8 जून से अब क्योंकि मॉल्स खुलेंगे, हाँ। मंदिर, धार्मिक स्थल जो वो सब खुलेंगे, लेकिन एक जो भय है कि मैं बाजार जाऊं, मैं सामान खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसके लिए अभी तक सरकारों की तरफ से उस भय को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया। कभी कहा गया शुरुआत में कि आप दूरी बना के रखिए, आप बाहर मत निकलिए। आज जब देश में 2.5 लाख केस हैं, तब आप कह रहे हैं कि आप बाजार भी जा सकते हैं। ये जो भय है वो कैसे हटेगा? वही तो राजीव बजाज ने कही बात। राजीव बजाज क्या कह रहे हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट कह रहे हैं कि देखिए, डर का माहौल है, देश का मूड बदलना होगा, देश में आपको भरोसा कायम करना होगा। ये कह देना आत्मनिर्भर बन जाइए, आप पर भरोसा है, अरे वो भरोसा तो कायम करो, पहले लोगों के मन में भरोसा होना चाहिए कि मैं महफूज हूं, मैं सुरक्षित हूं, कुछ नहीं है, अगर कुछ होता भी है तो मेरा ख्याल रखा जाएगा। अब जहां तक ये दुकानें खोलने की बात, आप कह रहे हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि एक ग्राहक जो है वो जाने में डरेगा कि मॉल खुलेंगे, मैं जाऊं ना जाऊं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग होगी नहीं होगी, मैं संक्रमित हो जाऊं। मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूं, दुकानदारी दुकान खोलने को तैयार नहीं है। हम यहां हर जगह नोएडा में 18 सेक्टर 7 है ना, हम 16A में बैठे हैं, 18 सेक्टर खुला हुआ है, कितनी स्टैंड अलोन दुकानें नहीं खुल रही, तो मॉल कहां से खुलेगा? और मॉल खुलेगा तो वहां पर कितने लोग जाएंगे? कल माहौल क्या है, जो हमारे सहयोगी राजीव रंजन करते हैं, वो चांदनी चौक गए। चांदनी चौक सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, वो तो खुल गया है ना। वहां पर राजीव रंजन ने क्या पाया कि कोई दुकानदार दुकान खोलने को तैयार नहीं। जिन्होंने खोली भी, वो खोल रहे हैं, 10-12 दिन से उनको मौका मिला हुआ है खोलने के लिए। वो जिसने खोली भी तो की बोनी भी नहीं हुई। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो बिजली पानी का खर्चा है, एयर कंडीशनर का खर्चा है, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, वही नहीं निकल रही। इससे अच्छा तो हम घर बैठ जाएं। तो ये बड़ा अच्छा है कि हम मॉल्स खोल देंगे, दुकानें खोल देंगे, लेकिन उसमें आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डर, या उसको मैं पॉजिटिव सेंस में कहूं, भरोसा तो दीजिए। हाँ। भरोसा जब तक कायम नहीं होगा तब तक कैसे होगा? और उसके अलावा वो डिमांड सप्लाई की जो बात हम लगातार कह चुके हैं, तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जेब में पैसा होगा तो लोग जाएंगे ना मॉल में या दुकानों में सामान खरीदने के लिए। जब डर नहीं होगा, पता होगा कि मेरी नौकरी सुरक्षित है, मेरी तनख्वाह कटेगी नहीं। आरबीआई ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक इंडेक्स है कि ग्राहकों में, लोगों में, देश के नागरिकों में कितना भरोसा है, उसने जबरदस्त गोता खाया है। 3/4 लोग घबरा रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर, अपनी आमदनी को लेकर। यह आरबीआई का आंकड़ा है, मेरा मन गढ़ंत आंकड़ा नहीं है। अब नकदी में लोगों का विश्वास बढ़ गया है। नोटबंदी हुई थी तो यह था ना कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा, कैशलेस इंडिया हो जाएगा। 1,15,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपनी जेब में और बढ़ा लिए। तो लोग अपनी जेब में ही पैसा रख रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। खर्च नहीं कर रहे हैं। उनको डर है अभी और ये कितने दिन चलेगा। तो दुकानें और मॉल्स की जो बात है वो ठीक है। स्टेट्स में कितना आप कोऑर्डिनेशन करेंगे? आर्थिक पहिया जब घूमता है वो एक इलाके से नहीं घूमता। वही आपके राज्य का, बद्दी का उदाहरण, बद्दी में अगर फैक्ट्री है, उसके पास कच्चा माल कहीं से आ रहा है, जो पक्का माल है, तैयार माल है, वो हरियाणा भी आएगा, यूपी भी आएगा, बिहार भी जाएगा, महाराष्ट्र भी जाएगा। सब में समन्वय होना चाहिए, तभी तो ये आर्थिक पहिया घूमेगा।
अब यूपी सरकार ने एक 8 जून से जो तैयारी शुरू की जा रही है कि देश के अब धार्मिक स्थल जो है मंदिर खोल दिए जाएंगे। हाँ। हालांकि कहा गया कि प्रसाद वगैरह नहीं बांटेंगे। तो आपको लग रहा है कि धार्मिक स्थलों को खोलने से ये जो समस्या है सुलझ जाएगी? जो नहीं, बहुत से लोगों को पीड़ा होगी, मुझे ट्रोल भी करेंगे, अधार्मिक भी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं, सरकारों की, राज्य सरकारों की खासकर ज्यादा मंशा, उनकी ज्यादा इच्छा, ज्यादा आतुरता धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर दिख रही है। अर्थव्यवस्था कैसे खोली जाए, कारखाने कैसे खुलें, दुकानें कैसे खुलें, रोजगार कैसे सृजित हो, इसमें उनकी दिलचस्पी कम दिख रही है। अब यहां पर देखिए दिलचस्प चीजें कैसी हो रही है। अब एक जगह के मंदिर मध्य प्रदेश में, मैं उस मंदिर का नाम नहीं लूंगा, वहां पर पुजारी कह रहे हैं कि ठीक है सैनिटाइजेशन तो हो रही है, पर हमारे मंदिर अब पवित्र भी हो सकते हैं, लोग हाथ धोकर आएंगे सैनिटाइजर से, उसमें तो मदिरा होती है, अल्कोहल बेस्ड होता है ना सैनिटाइजर, तो अशुद्ध हो जाएंगे लोग। अब उनको मंदिर में प्रवेश कैसे किया जाए? मतलब हम संकट काल में, संक्रमण काल में क्या बातें कर रहे हैं। आस्था है, मैं भी आस्था रखता हूं, मेरे घर में अपना खुद का मंदिर है, आप अपनी आस्था बरकरार रखिए, पर मंदिरों के खोलने पर जो आतुरता राज्य सरकारों में दिख रही है वो मेरी समझ से परे है। पहले हमें जहान अगर बचाना है तो अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाना होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और की बिल्कुल जरूरत है। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव के तौर में बता रहा हूं कि जहां से मैं आता हूं ऑफिस, तो कुछ महिलाएं अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फैक्ट्री शुरू हो गई? कह रही हाँ शुरू हो गई है। मैंने कहा सब लोग सैलरी वैलरी मिल रही है? तो उनका ये जवाब था कि 400 लोग फैक्ट्री में थे, 300 को हटा दिया गया है, केवल 100 को रखा गया है। यही तो बात मैं कह रहा हूं। देखिए 8 तारीख से जब आप आर्थिक पहिया, अब कई जगह, पहले तो देखिए मजदूरों को वापस भेजने में, उनके गांव भेजने में, उनके घर, उनके प्रदेश भेजने में दिक्कतें आ रही थी। अब क्या है, मजदूरों का संकट हो गया, अब मजदूरों को वापस भी भेजना है। अब यहां भी राज्य सरकारों में राजनीतिक खेल हो गया है, हर चीज राजनीतिक नफे नुकसान से। राज्य अब कहने लगे हैं हम अपने राज्य में ही इंतजाम कर देंगे, कोई कह रहा है 7.5 लाख का कर देंगे, कोई कह रहा है 5 लाख का। अरे भाई, पोस्चरिंग के लिए बड़ा अच्छा लगता है, इतने सालों तक कहां थे आप? ये लोग अपना घर छोड़कर, अपना प्रदेश, अपना गांव छोड़कर गए क्यों? पहले क्यों नहीं किया? अब ये जो ताल ठोकना है ना, इसमें मुझे कोफ्त होती है, मुझे दिक्कत होती है कि हम यहां कर देंगे, अभी मत जाइए। उधर हो क्या रहा है? अब बहुत सारे, हैदराबाद का एग्जाम्पल है, चेन्नई में जो रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं, प्रेस्टीज ग्रुप है एक, अब वो कह रहा है कि हम आपको हवाई टिकट दे देंगे, 4,900 रुपए का पटना से हैदराबाद का टिकट है, हम दे देंगे, मजदूरों आ जाओ। अगर आप ये काम पहले कर देते, उनके खातों में 7-8 हजार रुपए डाल देते, जो ये अब घड़ियाली आंसू संवेदनशीलता आप दिखा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपकी जरूरत है, अब आपके धंधे पर बनाई, पहले उनके लिए इंतजाम कर देते, वो गांव देहात क्यों जाते अपने? रवि, कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं, चेन्नई वाले भी कह रहे हैं हम आपके लिए हवाई जहाज का इंतजाम करा देंगे, हवाई टिकट दे देंगे, फलाना कर देंगे। राज्य कह रहे हैं आपको वापस जाने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए यहीं रोजगार का इंतजाम कर देंगे। थोड़ा राजनीति से हटकर शायद हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। इन 5 दिनों का एक सबक ये भी है, हासिल नहीं, मैं सबक की भी बात कर रहा हूं। साफ तौर से इस क्लास के जरिए हम यही कह सकते हैं कि इस चर्चा का जो मतलब है यही कि असमंजस तब भी था जब देश में लॉकडाउन लगाया गया, तभी लाखों करोड़ों मजदूर अगर सड़क पे नहीं होता, और असमंजस आज भी बरकरार है। हमारे पास टाइमलाइन है, हमें पाथ पता है, हम कौन सी चीजें कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, लेकिन असमंजस बना हुआ। असमंजस आज भी बरकरार है जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की हुई, क्योंकि लोगों में अभी विश्वास नहीं आया, व्यापारियों में अभी विश्वास नहीं आया। उसको बनाना हम सब के लिए, सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।